वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे कर्मचारी साथी जो अभी रिटायरमेंट होने वाले हैं या ऐसे लोग जो रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए जो पेंशन विभाग के प्रकरण तैयार करने का जो काम करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जैसे कि आप जानते हैं जुलाई से पेंशन जो प्रकरण की जो सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन शुरू की गई है। अब ऑफलाइन कुलक बनाने या पेंशन विभाग में कागजात भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नया जो प्रोसेस शुरू किया गया है उसमें IFPMS यानी इंटीग्रेटेड पेंशन जो पोर्टल है, इस पर आपको किस तरीके से लॉगिन करना है, एम्प्लॉय के स्तर पे क्या क्या कार्य करना है, और DDO यानी जो भी HOD या DDO जो भी है उनके लेवल पे क्या क्या काम करना है, उनको कैसे उनके जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो एम्प्लॉय भेजेगा उसको ऑनलाइन ही कैसे वेरीफाई करना है, और पेंशन विभाग को कैसे इसको फॉरवर्ड करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी एक स्लाइड के जरिए बताऊंगा। और अगले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको लाइव बताने का प्रयास करूंगा किसी कर्मचारी का कि किस तरीके से DDO द्वारा उसको वेरीफाई करना है, क्या क्या डिजिटल साइन किस तरीके से होंगे, कितनी तरह या कम से कम 4 जो डिजिटल साइन होते हैं किस तरीके से होंगे, पूरी प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कर्मचारी द्वारा क्या क्या कार्य करना है और DDO द्वारा क्या क्या कार्य करना है उसकी एक स्लाइड के रूप में आपको पूरी एक एक स्टेप बाय आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें 2 भाग दिए हुए हैं, इस पूरे जो इंडेक्स दिया हुआ है, जिसमें एक तो एम्प्लॉय के लिए कर्मचारी को क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है या क्या फीड करना है। तो उसमें सबसे पहले तो लॉगिन पासवर्ड वगैरह उसको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रोफाइल अपडेट करना है, फैमिली डिटेल्स अपडेट करनी है, नॉमिनेशन फॉर एरियस और कॉम्यूटेशन और पेंशन, उसके लिए नॉमिनेशन है वो करना है, किसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं, नॉमिनेशन फॉर ग्रेचुटी करना है, लॉन्ग टर्म एडवांसेज है, इसके अलावा एड्रेस और बैंक डिटेल को आपको वेरीफाई या उसको अप्रूव करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद में जो कार्यालय अध्यक्ष है HOD या सामान्य रूप से जैसे अगर मान लो किसी विद्यालय में है तो उनके जो भी DDO है, जिसके पास भी DDO पावर है, उनको क्या क्या काम करना है, तो उनके लॉगिन पासवर्ड कौन से होंगे, प्रोफाइल उनको कैसे अपडेट करना है कर्मचारी का, जो कर्मचारी अपना पूरा पेंशन प्रकरण DDO के पास भेजेगा उनको कैसे डिटेल्स वेरीफाई फैमिली की कैसे करनी है, सर्विस को कैसे वेरीफाई करना है, कैलकुलेशन जो भी है कम्यूटेशन वगैरह की वो कैसे करनी है पेंशन की, एड्रेस और बैंक डिटेल को कैसे वेरीफाई करना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और डिक्लेरेशन क्या करना है, ये सारा प्रोसेस है इस स्लाइड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉय के लिए क्या करना है, तो किसी भी कार्मिक की अगर जैसे कुछ महीनों बाद में रिटायर्ड होने वाला है तो पेंशन जो प्रक्रिया है वो काफ़ी 2-4 महीने पहले शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एक पेंशन विभाग की जो वेबसाइट नहीं बनाई हुई है www.pension.rajasthanraj.nic.in पेज पर आपको क्लिक करना है। ये इस तरह का होम पेज आपको दिखेगा जिसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें एक तो ई-पेंशन का ऑप्शन है, प्री 2016 रिवीजन है, मेडिकल डायरी है, जीवन प्रमाणन है, इस तरीके से और भी कई स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें जैसे ये लॉगिन फॉर ई-पेंशन है, तो अब जैसे यहाँ एक ऑफिशियल लॉगिन भी दिया हुआ है, इसके अलावा ई-पेंशन दिया हुआ है, डाउनलोड में भी काफ़ी चीज़ें दी हुई है। डाउनलोड में कहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जब आप डिजिटल साइन करेंगे तो उससे पहले आपको DSC का जो सेटअप है वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी प्रोसेस मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो अब जैसे सबसे पहले तो आपको ये लॉगिन फॉर पेंशन ई-पेंशन करना है। उसमें कर्मचारी के जो पे मैनेजर की जो ID है, RJ जो भी आपके जो जिस जिले के आप कार्मिक उस जिले के जो ID है पे मैनेजर की, उस ID और उसी के पासवर्ड यानी पर्सनल जो पे मैनेजर की ID है, DDO की नहीं, पर्सनल की जो ID है उसकी ID और पासवर्ड से लॉगिन होकर के आपको इसमें लॉगिन करना है। अगर आप पासवर्ड फॉरगेट हो गए तो यहाँ से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, या पे मैनेजर की साइट पे जाकर के भी अपने पर्सनल लॉगिन में पासवर्ड रीसेट करके उसको एक बार चेक कर लें, और सही पासवर्ड यहाँ से लॉगिन करके यहाँ जो भी कैलकुलेशन दिया हुआ है कैप्चा कोड का, ये जोड़ या माइनस जो भी है उसको आपको करना है। तो जैसे सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि नवीन पेंशन प्रकरण है तो वांछित प्रपत्रों को भरने हेतु कर्मचारी द्वारा अप्लाई फॉर न्यू पेंशन पे क्लिक करना है, और ये पेज दिखाई देगा। जैसे अप्लाई फॉर न्यू पेंशन पे करेंगे तो इस तरह का जो पेज दिखाई देगा, जैसे यहाँ ई-पेंशन पे करेंगे तो यहाँ इस तरह का जो पेज खुलेगा, और यहाँ इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें 2 तरह के ऑप्शन आएंगे। एक तो ये HOD के लिए जो हेड ऑफ ऑफिस या पेंशन डिपार्टमेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए दूसरा ऑप्शन जो पहले बताया वो काम करेगा। अब इसमें इसके अंतर्गत पे मैनेजर की जो एम्प्लॉय ID है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, उसके आधार पर लॉगिन करना है, और पासवर्ड के कॉलम में पे मैनेजर के जो पासवर्ड जिससे आप अपना पर्सनल पे मैनेजर खोलते हैं वो आपको प्रविष्ट करना है। यदि पासवर्ड ध्यान में नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड को करके आप क्लिक करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और सामान्य रूप से जैसे पे मैनेजर का पासवर्ड रीसेट करते हैं तो उसमें बैंक डिटेल, अपनी जो भी एम्प्लॉय ID है वो, और डेट ऑफ बर्थ है ये होती है। उसके बाद में उसको
जो भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो होता है और उसको आपको रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता है तो मैंने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है कि पे मैनेजर के पासवर्ड कैसे रीसेट करें, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब इस प्रकार से लॉगिन पासवर्ड को स्वीकार किया जाने पर कर्मचारी की जो प्रविष्टि है वो इस तरीके से खुलेगी। यानी जब लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह का जो पहला जो पेज खुलेगा जिसमें एम्प्लॉय की जो सारी डिटेल्स शो होगी, इसमें यहाँ प्रोफाइल होगा, उसके बाद में फैमिली डिटेल्स और नॉमिनेशन होगा, उसके बाद में लॉन्ग टर्म जो भी जो फॉर्म में जैसे 26 ये होगा, उसके बाद में एडवांसेज है, उसके बाद में एड्रेस और बैंक डिटेल होगी और डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, ये इस तरह के जो ऑप्शन इसमें होंगे। तो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन होगा इसमें आपको जो से प्रोफाइल है उसमें तो एम्प्लॉय आईडी आपकी ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। जो भी पे मैनेजर में डिटेल्स है वो सारी लगभग यहाँ ऑटो इसमें शो हो जाएगी। अगर उसमें पे मैनेजर में आपके कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले तो आप उसको पे मैनेजर पे जो भी डिटेल्स है उसको सही करवाएं, नहीं तो आपके फिर बाद में समस्या आ सकती है। तो यहाँ एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का नाम शो हो जाएगा। उसके बाद में केस टाइप है तो पेंशन का टाइप है या फैमिली पेंशन है, जो भी केस है यहाँ से आपको रेडियो बटन से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सर्विस कैटेगरी आपकी जो भी है, सर्विस है या स्टेट है या जो भी सेंट्रल है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। रिलीजन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ भी आपको उसमें से जो भी लिस्ट दी उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो से नाम वगैरह है तो उसमें आपका नाम है ये पे मैनेजर से ऑटोमेटिक आ जाएगा, फादर का नाम वगैरह। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है या कुछ मिसमैच है तो आप सबसे पहले पे मैनेजर पे सही करवाएं, उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू करें। उसके बाद में आपको जो आधार नंबर है अपना ये फीड करना है। अगर पे मैनेजर से डाटा फैच हो जाता है तो वो आ जाएगा, नहीं है तो आप उसमें फीड करके उसमें पैन नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट आपका कौन सा है वो है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, डेजिग्नेशन आपका क्या है, यानी किस पद पे आप कार्य कर रहे हैं रिटायरमेंट के समय, वो यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ 2-3 ऑप्शन है कि वर्क यू सब्सक्राइबर ऑफ वर्क चार्ज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू प्रोविडेंट फंड, अगर वर्क चार्ज है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। और री एम्प्लॉयड अगर कर्मचारी हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। और ऑप्ट फॉर कम्यूटेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। और कम्यूटेशन कितना है तो जैसे राज्य कर्मचारियों के लिए 33.33% है, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करते ही स्टेट गवर्नमेंट का अपने आप आ जाएगा। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ से देखनी है कि तो डेट ऑफ बर्थ आपकी सही हो, नहीं तो आगे का जो डाटा है डिटेल्स है वो आपकी सही नहीं आएगी। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी जो सर्विस की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपको यहाँ से फीड करनी है। हालांकि साल दर्पण से इसमें पे मैनेजर से सारा डाटा आ जाएगा, फिर भी आपको एक बार चेक करना है। और डेट ऑफ रिटायरमेंट ये भी आपको कंफर्म करना है। और ये सब सेव करके प्रोसीड फॉर फैमिली डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स जब आप काफ़ी चीज़ें भरी हुई आएगी, अगर नहीं भरी हो तो आपको इसमें फीड करके इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट जो पेज है इस तरह का खुलेगा। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रोफाइल सिंबल में अधिकांश जो सूचना है पे मैनेजर से एम्प्लॉय आईडी से ऑटो फैच हो जाएगी और उक्त सूचना को सेवा पुस्तिका और अन्य दस्तावेज के आधार पर आवश्यक हो तो उसको एडिट कर सकते हैं अगर कोई आपके गड़बड़ है तो। और सबसे बड़ी बात की नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट कर्मचारी जो भी है वो सेवा पुस्तिका के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें फ़र्क है तो फिर आपकी गड़बड़ होगी। और वर्क चार्ज कर्मचारी अंशदायी प्रावधानी नीति के सदस्य होने पर यस करें, अन्यथा नो करना है। पेंशन कम्यूटेशन लेना चाहते हैं तो राज्य सरकार के प्रकरणों में पेंशन की राशि का अधिकतम 33.33% कम्यूटेशन लिया जा सकता है, जो मैंने अभी बता दिया आपको। और अखिल भारतीय अगर सेवा के कोई कर्मचारी है तो वो अधिकतम 40% कम्यूटेशन ले सकते हैं, तो वो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में प्रोफाइल के अंतर्गत जो भी फीड करने के बाद में सेव और नेक्स्ट करेंगे फैमिली डिटेल के लिए, तो अगली जो स्क्रीन खुलेगी जिसमें फैमिली डिटेल्स है वो यहाँ शो हो जाएगी। तो अब ये सारी फैमिली डिटेल से पे मैनेजर में जैसे आपने एम्प्लॉय डिटेल में भरी हुई है वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आपको चेक करना है, जैसे फर्स्ट में जैसे एम्प्लॉय का जो जैसे वाइफ का नाम है, डॉटर या सन है, जो भी उनके नाम है वो उनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और मेल फीमेल जो भी है, रिलेशन एम्प्लॉय के साथ में क्या है, सन है, डॉटर है, वाइफ है, क्या है, और मैरिड है, अनमैरिड है, या और भी कोई अगर डिजीज वगैरह तो वो आपको करके यहाँ से एडिट भी, जैसे ऑटो आ रही है उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई सूचना गलत आ रही है जो कि ज़्यादा आ रही है जबकि वास्तव में आपके संतान कम है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, या अगर मान लो कम है तो उसमें ऐड का भी ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये आपको करना है। और यहाँ सारी आपको एक बार चेक करने के बाद में यहाँ से सेव एंड प्रोसीड फॉर पेंशन जो अगला जो पेज है उस पर आपको क्लिक करना है एरियर नॉमिनी के लिए। तो यहाँ से आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज खुल जाएगा। अब इसमें जैसे फैमिली डिटेल्स में जो
जैसे रूल्स जो 66 ऑफ RCS पेंशन है 1996 उससे संबंधित है कि फैमिली का मतलब होता है कि फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ दोज रूल्स शैल इंक्लूड द फॉलोइंग रिलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी फैमिली में कौन कौन आएगा, एक तो वाइफ आएगी इन केस ऑफ ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हस्बैंड इन केस ऑफ ए फीमेल सर्वेंट। अगर महिला कर्मचारी है तो पति का नाम आ जाएगा, और पुरुष कर्मचारी है तो पत्नी का नाम है वो मेंबर फैमिली मेंबर में आएगा। ए जुडिशली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड, अगर न्यायिक रूप से सेपरेटेड यानी अलग हो गई वाइफ या हस्बैंड है, सच ए सेपरेशन नॉट बीइंग ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। और उसके बाद में दूसरा है अनमैरिड सन टिल 25 साल, यानी 25 साल की उम्र तक का जो भी कुंवारा पुत्र है वो भी फैमिली मेंबर के श्रेणी में आएगा। अगर उससे ज़्यादा उम्र का है और शादीशुदा है तो उसको वहाँ इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। और उसकी इनकम है वो 9,500 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी इनकम ज़्यादा है चाहे उम्र कम है तो भी वो शामिल नहीं होगा। और उसी तरह से डॉटर है वो या तो उसकी शादी तक, या अगर 9,500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा कमा रही है तो भी उसको शामिल नहीं करना है। विडो या डाइवर्स डॉटर है किसी की तो वो एनी एज अप टू द डेट ऑफ हर री मैरिज, या तो जब तक उसकी री मैरिज नहीं होती तब तक वो फैमिली मेम्बर में मानी जाएगी, या टिल द डेट सी स्टार्ट अर्निंग मंथली इनकम एक्सीडिंग 9,500, यानी कि 9,500 से ज़्यादा अगर वो इनकम कमाना शुरू कर देती है तब उसका नाम हटाना, तब तक नाम रहेगा। जब तक वो ये नहीं कमाती या उसकी अगर री मैरिज होती है तो ठीक है, नहीं तो री मैरिज तक उसका नाम है वो फैमिली मेम्बर के रूप में रहेगा। और जो पेरेंट्स है ओवर ओनली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, और ऐसे माता पिता जो गवर्नमेंट सर्वेंट पे डिपेंड है वो भी फैमिली मेम्बर के अंदर आ जाएंगे, जो जिसमें 9,500 की जो इनकम है पर मंथ वो होनी चाहिए। तो ये सदस्यों के विवरण इसमें आपको साला दर्पण से शो हो जाएगा, आप उसमें चेक करके करना है। अगला जो पेज है उसमें सेव पे करने के बाद में नॉमिनेशन फॉर एरियर्स एंड कॉम्पुटेशन ऑफ पेंशन संबंधित सूचना है वो दर्ज करनी है। अब जैसे इस पेज पे जाएंगे तो यहाँ से आपको यहाँ जैसे पहले तो फैमिली डिटेल्स आएगा, अब इसी के आगे ये फैमिली डिटेल्स की पेज में ही नॉमिनेशन फॉर एरियर्स एंड कॉम्पुटेशन ऑफ पेंशन है फॉर्म है। यहाँ से आपको इसमें जो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पेंशन के लिए एरियर के लिए आपको किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे सामान्य रूप से पुरुष है तो अपनी जो महिला वाइफ को सेलेक्ट करेगा, अगर वाइफ नहीं है तो अपने जो भी सन या डॉटर किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है, और अगर मान लो महिला है तो हस्बैंड को या जो भी जिसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से आपको परसेंटेज देना है, 100% देना है या कम ज़्यादा देना है। उसमें एक अल्टरनेट नॉमिनी और भी एक अलॉट करना है कि मान लो जैसे पहला जो नॉमिनी जैसे पुरुष कार्मिक है उसकी पत्नी को नॉमिनी फर्स्ट कर दिया, 100% उसको शेयर कर दिया, लेकिन मान लो किसी भी कारण से अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है तो अल्टरनेट नॉमिनी के रूप में भी आपको सिलेक्ट करना है। उसमें आपको सन या डॉटर जो भी है उसमें से आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है। अल्टरनेट नॉमिनी में भी किसी को परसेंटेज 100 या 50-50 जो भी है वो आपको यहाँ से करके ये पूरा जो पेज क्लियर करना है, और यहाँ से सेव एंड प्रोसीड फॉर ग्रेजुटी एरियर नॉमिनी है उसके ऊपर जाना है। नॉमिनेशन फॉर एरियर्स और कॉम्पुटेशन ऑफ पेंशन के अंतर्गत नामित जो व्यक्ति है उसका नाम पता, नामित व्यक्ति की अवयस्कता या पेंशनर से पहले की मृत्यु की स्थिति में जिससे राशि प्राप्त होगी उस व्यक्ति का नाम पता भी संबंधित कॉलम में दर्ज किया जाए, यानी जो एडिशनल नॉमिनेशन है वो भी करना है। और पुष्टि सूचना के आधार पर नामांकन हेतु पेंशन की बकाया का भुगतान रूपांतरण नाम निर्देशन नियम 4 के अनुसार फॉर्म ए जनरेट होगा। और ये जैसे इसके अगला जो पेज है प्रपत्र 5 है उसमें प्रीव्यू करने के बाद में सेव और प्रोसीड करने पे नॉमिनेशन फॉर ग्रेचुटी शेयर से संबंधित स्क्रीन जो प्रदर्शित होगी, जैसे इस तरह की स्क्रीन होगी जिसमें ग्रेचुटी के लिए ये तो जैसे कॉम्पुटेशन के लिए होगी, अब ग्रेचुटी के लिए भी आपको जैसे पुरुष कार्मिक है तो महिलाओं को 100% यहाँ सेलेक्ट करना है या जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से, और अल्टरनेट नॉमिनी भी इसमें भी सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में ये अगर मान लो इसमें कोई कमी है या कोई डिटेल्स में गड़बड़ है तो आपसे यहाँ से डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड फॉर जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म जो एडवांस है उसके लिए आपको प्रोसीड करना है। और यहाँ से आप जैसे अगला जो पेज है उस पर आप जाएंगे तो यहाँ से नॉमिनेशन फॉर ग्रेचुटी के अंतर्गत ग्रेचुटी ये तो मूल जो निर्देशित यानी नॉमिनी जो है या वैकल्पिक नॉमिनी है यानी अल्टरनेट नॉमिनी, और इन दोनों को आपको शेयर उसमें सेलेक्ट करना है। और जिसके आधार पर प्रपत्र 1 या प्रपत्र 2 जनरेट होगा जिसकी पूर्ति के पश्चात प्रीव्यू से संबंधित 3 जो स्क्रीन इस तरह की जो प्रदर्शित होगी, जिसमें यहाँ से जैसे रिपोर्ट है उसमें जो प्रपत्र है फॉर्म 3 है या अन्य जो भी फॉर्म है वो प्रदर्शित होंगे। तो ये नॉमिनेशन वाला आपको काम करना है। फैमिली डिटेल्स और नॉमिनेशन संबंधित फॉर्म 3, फॉर्म ए और फॉर्म 5, फॉर्म 1 और 2 का जो प्रीव्यू है उसके पश्चात सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में लॉन्ग टर्म एडवांसेज से संबंधित जो भी स्क्रीन है वो प्रदर्शित होगी। अब लॉन्ग टर्म एडवांसेज में आपको यहाँ से ये क्या क्या सेलेक्ट करना है, जैसे इसमें हाउस बिल्डिंग अलाउंस है या अन्य कोई अलाउंस अगर आपने लिया हुआ है तो उसको आपको शो करना है, और अगर कोई बड़ा लॉन्ग टर्म जो नहीं लिया तो उसको आपको नहीं करना है। जैसे इसमें क्या क्या आएगा कि इसमें दीर्घकालीन भवन
वाहन ऋण लिया गया था, मान लो आपने कोई होम लोन लिया हो या कोई व्हीकल लोन लिया हो, तो वो नियम 94 के अनुसार कोषाधिकारी से नो ड्यू प्राप्त कर अपलोड किया जाना आवश्यक है। तो उसमें आपके पे मैनेजर पे अगर प्रतिशत होता है तो भी ठीक है, और नहीं तो आपको अगर है तो उसको आपको यहाँ इसमें शो करना है, और उसको नो ड्यू करना जरूरी है। जब पेंशन आप रिटायर्ड हो रहे हैं उससे पहले इसको आपको क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका पेंशन प्रकरण अटक जाएगा। तो और जो कोषाधिकारी से वहाँ से आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करके उसको भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा। और इसके साथ यहाँ अग्रिम राशि, भुगतान राशि, बकाया राशि की सूचना प्रतिशत की जानी। जैसे यहाँ आ जाएगा कि अमाउंट कितना सेंक्शन हुआ था, अमाउंट कितना पेड किया, जैसे जितना आपने सेंक्शन यानी जो भी आपने लोन लिया था, जैसे मान लो 2 लाख 2.5 लाख जो भी लिया, उसको वापस पूरा का पूरा जमा करा दिया, और ड्यू अमाउंट आपके जीरो होना चाहिए, और उसका जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको आगे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारा फीड करने के बाद में सेव और प्रोसीड फॉर एरियर्स पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ये मैंने ऋण और ये दीर्घकालिक है उनकी आपको बता रहे हैं। उसके बाद में जो एम्प्लॉय एड्रेस है, ये आपको इस पर अगला जो पेज खुलेगा उसमें जैसे दीर्घ भवन और वाहन ऋण नहीं लेने की स्थिति में प्रपत्र 28A जनरेट होगा, यानी आपने कोई बड़ा वाहन लोन वगैरह नहीं लिया है, लोन या कोई वाहन लोन या नहीं लिया है, तो प्रपत्र 28A जनरेट होगा। और इसको सेव और प्रोसीड करने के पश्चात एड्रेस और बैंक डिटेल संबंधित जो इसमें शो होगी, जिसमें एम्प्लॉय का एड्रेस होगा, एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट एड्रेस होगा, और एम्प्लॉय का बैंक डिटेल होगी। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का जो एड्रेस है उसमें 2 तरह के एड्रेस होंगे, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों में अलग अलग है तो आप अलग अलग बनना है, और अगर दोनों सेम है तो यहाँ से जैसे यहाँ जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें यहाँ चेक बॉक्स का क्लिक आएगा, सेम एज करंट आएगा, तो उसमें दोनों सेम हो जाएंगे, आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। और अलग अलग है तो आपको यहाँ से अलग अलग जो भी रेडियो बटन है उसमें से आपको जैसे हाउस नंबर सेलेक्ट करना है, एड्रेस लाइन 1 है, लाइन 2 है, पिन कोड आपको सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में आपको जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, और अपना जो भी ईमेल वगैरह वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस में भी ये चीज़ें सेलेक्ट करके यहाँ मोबाइल नंबर भी आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में सेव और प्रोसीड फॉर जो डिपार्टमेंट एरिया उसके लिए अब इसमें 2-3 ऑप्शन है। जैसे पहला एम्प्लॉय एड्रेस हो गया, उसके बाद में एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंटल एड्रेस है ये आ जाएगा, उसके बाद में बैंक डिटेल्स है। तो अब जैसे इसमें एम्प्लॉय जो एड्रेस है उसमें क्या क्या करना है, तो कर्मचारी का वर्तमान पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर सेव करने और प्रोसीड करने के बाद में एम्प्लॉय डिपार्टमेंटल एड्रेस से संबंधित जो स्क्रीन शो होगी कि डिपार्टमेंट एड्रेस का मतलब हो गया कि किस डिपार्टमेंट में व्यक्ति था, तो ये वो भी इसमें लगभग पे मैनेजर से डाटा अगर होगा तो शो हो जाएगा। और उसको आगे आपको सेव और नेक्स्ट पे करना है। और मेन रूप से कि जहाँ कर्मचारी जहाँ से सेवानिवृत्त होता है, जिस भी कार्यालय से सेवानिवृत्त होता है, उस कार्यालय की आईडी का जो एड्रेस है वो यहाँ जैसे यहाँ जो डिपार्टमेंटल सर्विस है उसमें आपको कर्मचारी का जो भी जहाँ से रिटायर्ड हो उस ऑफिस का एड्रेस देना है, कार्यालय का नाम है, किस शहर में कार्यालय स्थित है, वहाँ का पिन कोड वगैरह क्या है, ये डिटेल्स देनी है। उसके बाद में एम्प्लॉय बैंक डिटेल सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सारी जो भी पेंशन के बाद में राशि आएगी वो बैंक खाते में आएगी, तो बैंक खाता भी आपको अच्छी तरह से चेक करना है। और वैसे पे मैनेजर से डाटा फैच होगा तो पे मैनेजर पे जो भी आपके डाटा है तो वही इसमें शो हो जाएगा। अब जैसे इसमें ट्रेजरी का, इसमें बैंक डिटेल में ट्रेजरी का नाम शो हो जाएगा। अगर सब ट्रेजरी है तो उसका भी आपको सेलेक्ट करना है, सब ट्रेजरी नहीं है तो आपको खाली ट्रेजरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से जैसे बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी रेडियो बटन होगा उसमें से लिस्ट में से, और उसमें से आपकी ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच है। उसके बाद में अकाउंट नंबर यहाँ फीड करना है, या पे मैनेजर से आ जाता है डाटा तो उसको आपको एक बार चेक करना है। और दूसरा जो इसका भाग है उसमें विटनेस है, आपके जो भी बैंक डिटेल को वेरीफाई करने वाले 2 विटनेस है उनके भी साइन और फोटो है वो साइन अपलोड होंगे। तो अब उनके यहाँ जैसे डिटेल्स यहाँ फीड होगी, साइन वगैरह वो आगे अपलोड होंगे। अब यहाँ जैसे 2 जो भी विटनेस है, गवाह है जो आपके बैंक डिटेल को वेरीफाई कर रहे हैं, उनका एड्रेस होगा, उनकी डिस्ट्रिक्ट होगा, उनका स्टेट होगा, और उनके मोबाइल नंबर। दोनों जो विटनेस है, फर्स्ट विटनेस का ये डिटेल आ जाएगी, सेकंड विटनेस की डिटेल आ जाएगी, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सारा आप एक बार फीड करना है, उसके बाद में आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद में आपको एम्प्लॉय डिटेल्स और विटनेस है ये हो गया। जैसे कोष उपकोष है, बैंक खाता संख्या वगैरह, पेंशन की राशि जिसमें हस्तांतरित कराई जानी है, और विटनेस का विवरण अंकित करने के पश्चात डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो नया जो अगला जो पेज खुलेगा उसमें आएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। उससे पहले यहाँ जैसे आप वो सबमिट करेंगे विटनेस को, तो यहाँ पूछेगा कि आर यू श्योर टू प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड की, आप डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए जाना चाहते हैं। यानी कि ये सारे जो भी इसमें जो भी मॉड्यूल्स टाइप थे जो सारे आपके पूरे हो गए, उसके बाद में आपको यहाँ इसमें यस करना है। तो अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स है उनकी सारे की आपको स्कैन करके अच्छी तरह से पीडीएफ बना करके रखनी है, एक एक अलग अलग पीडीएफ बना के रखनी है, या इमेज है तो आपको जेपीजी में रखनी है।
अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, तो आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारीगत भुगतान प्रमाण पत्र, जो लास्ट एलपीसी आपकी जो है, जैसे अगर मान लो ड्राइड होने से पहले ये प्रकरण बना रहे हैं, तो उस समय की जो एलपीसी क्या होगी, यानी किस वेतन पे कर्मचारी ड्राइड होगा, उसका मूल वेतन उस समय क्या होगा, वो एलपीसी है वो यहाँ आपको तैयार करके डीडीओ द्वारा तैयार करके आपको यहाँ अपलोड करनी है। उसके बाद में नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश, आपके जो भी नियुक्ति अधिकारी होंगे वो कम से कम 3-4 महीने पहले सेवानिवृत्ति का आदेश निकाल देते हैं, तो वो प्रपत्र 6 के रूप में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो उसका आप पीडीएफ या जो भी इमेज है उसको आप तैयार रखें। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन लिया है, तो दीर्घकालीन अगर लोन लिया है, जैसे वाहन लोन या मकान ऋण वगैरह, तो उसका अदेय प्रमाण पत्र है वो भी आपको ट्रेजरी से अदेय प्रमाण पत्र यानी नो ड्यू ला करके वो भी अपलोड करना है, अगर आप लोन को शो करते हैं तो। अगर आपका लोन नहीं है तो फिर ये जरूरत नहीं है। इसके अलावा संपदा अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग या अन्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जाया बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र, अगर राज्य की आवास आवंटित है, अगर आप किसी सरकारी क्वार्टर में रहते थे तो आपको वहाँ का भी नो ड्यू है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है पति पत्नी की संयुक्त फोटो, यानी रिटायरमेंट से पहले आपको जो भी, अगर अविवाहित है तो उनके लिए तो एकल फोटो होगी, लेकिन जो भी विवाहित और पति पत्नी दोनों है तो उनका संयुक्त जो फोटो है वो आपको खिंचवा के कॉपी उसकी रखनी है, और उसको एक कॉपी है यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। कर्मचारी के हस्ताक्षर है वो उसको भी एक इमेज के रूप में आपको अपलोड करना पड़ेंगे। और जो 2 गवाह देंगे आपके बैंक डिटेल्स के संबंध में, उनके भी जो साइन है वो भी स्कैन होंगे, तो वो भी आपको एक वाइट पेज पे साइन करके वो भी आपको यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ अपलोड के ऑप्शन आएंगे तो सबसे पहले जैसे लास्ट जो पेमेंट सर्टिफिकेट यानी एलपीसी है, यहाँ से आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद उसको व्यू भी कर सकते हैं, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वही किया है या कोई दूसरा किया है, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जैसे ये रिटायरमेंट का जो ऑफिस ऑर्डर है वो आपको अपलोड करना है, नो ड्यू का अपलोड करना है, और जो भी अन्य कोई गवर्नमेंट जैसे अगर मान लो आपके मकान या आवास आवंटित है तो उसका नो ड्यू सर्टिफिकेट वो करना है। जो जॉइंट फ़ोटो आपको दोनों पति पत्नी का फ़ोटो वो भी यहाँ आपको अपलोड करना है। उसके बाद में जैसे खुद का जो साइन है एम्प्लॉय के वो करने हैं, 2 जो गवाह है उनके साइन है वो भी अपलोड करना है। और ये सारे अपलोड करने के बाद में आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये सेव हो जाएगा और यहाँ से ये प्रदर्शित होना शुरू हो जाएंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यहाँ व्यू में जाकर के पास में आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं। तो अब जैसे आवेदन सफलतापूर्वक कार्यालय अध्यक्ष को अग्रेसित करने के लिए निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी, यानी जितने भी आप डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करेंगे और जिस भी आप क्लिक करेंगे साइड में, जैसे यहाँ लेफ्ट साइड में आपकी सारी लिस्ट आ जाएगी। अब व्यू पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में वो डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से शो हो जाएगा। फोटो पे क्लिक करेंगे तो फोटो शो हो जाएगा। अगर एलपीसी पे क्लिक करेंगे तो एलपीसी शो हो जाएगी साइड में, और जो भी साइन है उस पर क्लिक करेंगे तो साइन। और यहाँ पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉरवर्ड टू एचओडी, जो भी आपके अधिकारी है उनको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप उसको ओके पे करना है या यस पे करना है। अब जैसे नोट इसमें दिया हुआ कि कर्मचारी की कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन अग्रेसित करने से पूर्व एक बार पुनः समस्त प्रपत्र और प्रविष्टियों की जांच कर लेनी चाहिए। यानी आप जो भी डिटेल्स फीड कर रहे हैं उसको एक बार आप, जैसे इसमें बैक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे प्रीवियस का भी दिया हुआ है, तो आप एक बार पीछे जाकर, क्योंकि आपने सारे सेव किए हैं तो डाटा आपका सेव रहेगा, आप एक बार और दोबारा चेक कर लेना कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, खास करके जैसे बैंक डिटेल्स वगैरह में, और जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, ये सारी चीज़ें एक बार और आप कंफर्म कर लें। और कार्यालय अध्यक्ष को सबमिट करने के पश्चात कर्मचारी द्वारा प्रेषित सूचना में संशोधन संभव नहीं होगा, तो आप कोशिश करें कि जो भी डिटेल्स है वो सारी अच्छी तरह से चेक करके 2 बार चेक करके फिर उसको आगे फॉरवर्ड करें। और तो सभी प्रविष्टियों की जो जांच है और आवश्यक दस्तावेज जो आपने अपलोड कर रहे हैं, जैसे एलपीसी है, फोटो है, हस्ताक्षर वगैरह है, इन सारों को अपलोड करने के बाद भी आप यहाँ सबमिट का जो बटन है उसको क्लिक करें। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपके जो भी कार्यालय अध्यक्ष है, जो एचओडी है, जो डीडीओ है, उनके उसमें खुल जाएगा। अब डीडीओ वापस इसी पेज पे जाकर के यहाँ से जैसे लॉगिन, यहाँ जो राइट साइड में ऑप्शन है ऑफिसर लॉगिन या ऑफिशियल लॉगिन है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा जिसमें पेंशन डिपार्टमेंट का और एचओडी का यानी डीडीओ लॉगिन का ऑप्शन खुलेगा। अब जो भी डीडीओ है उनको यहाँ से अपना जो स्वयं कार्मिक जो डीडीओ है उनकी पर्सनल आईडी, पे मैनेजर की डीडीओ की जो आईडी वो नहीं, जिसमें सभी एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह बनती है, वो आईडी नहीं, जो डीडीओ उसकी व्यक्तिगत आईडी है उसके आईडी और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा कोड डाल करके यहाँ लॉगिन करना है। और यहाँ लॉगिन करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो आपको पे मैनेजर पे जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा डीडीओ रोल का, एड रोल में जाकर के, और वो प्रोसेस है वो मैं अलग से आपको एक वीडियो में बता दूंगा। तो अब जैसे ये सारा प्रोसेस अगर आपने कर दिया है और आपने
जो उसकी जो DSC सेटिंग है वो भी आपने कर दी है। तो ये आपका यहाँ से जैसे ही लॉगिन करेंगे, कर्मचारी तो जो भेजी गई जो भी आपके पास में जो ये डिटेल्स है वो सारी एक साइड में शो हो जाएगी। किस तरह के शो होगी वो आगे बताऊंगा। तो जैसे इसमें ऑफिशियल लॉगिन करना है, जैसे मैंने अभी पहले ही बता दिया आपको कि दाहिने पेज पे यहाँ जैसे है, यहाँ इस जो साइट है इसके यहाँ पर ऑफिशियल लॉगिन दिया हुआ है। इस ऑफिशियल लॉगिन को आपको एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ हेड ऑफ ऑफिस। तो आपको DDO के रूप में हेड ऑफ ऑफिस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपकी जो पे मैनेजर की पर्सनल व्यक्तिगत जो ID है, जो भी प्रिंसिपल या कार्यवाहक या जो भी इंचार्ज है उनकी, और उनका पासवर्ड है वो काम करेगा। DDO लॉगिन वाला काम नहीं करेगा, पर्सनल जो पे मैनेजर है वो करेगा। और यहाँ से जो भी कैप्चा है उसको कैलकुलेशन करके भर करके लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में जैसे यहाँ इस तरीके से जो भी एम्प्लॉय ने, अब यहाँ जैसे दो तरह के केस दिखेंगे, एक तो जो पेंडिंग होंगे और एक जो प्रोसेस्ड होंगे। तो अब जैसे यहाँ जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ जिस कर्मचारी ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है ये सारे पेंशन प्रकरण, उसका एम्प्लॉय ID शो हो जाएगी, एम्प्लॉय का नाम शो हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ आपके ऑफिस का नाम शो हो जाएगा, और उसके बाद में डेट शो हो जाएगी, और उसके बाद में जो एम्प्लॉय किस तारीख को सबमिट किया वो शो हो जाएगी। और ये सारी डिटेल्स उसमें एक्शन का ऑप्शन आएगा, एक तो व्यू एप्लीकेशन है। अब यहाँ व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी एप्लीकेशन है वो दिखाई शुरू हो जाएगी। पूरी एप्लीकेशन एक तरह से डाउनलोड हो जाएगी PDF रूप में। और यहाँ क्लिक एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन है पूरी खुलेगी, वो आपको दिखेगी। अब इसमें जैसे आगे का जो स्टेप है वो बता रहा हूँ कि जैसे उक्त स्क्रीन पर कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन भरे गए पेंशन प्रपत्र कर्मचारी वार प्रदर्शित होंगे। अगर जैसे एक कर्मचारी ने किया तो जैसे यहाँ एक कर्मचारी का ही नाम आ रहा है, क्योंकि एक ने ही भेजा। अगर एक से ज़्यादा भेजा तो वो पूरी 1 2 3 4 जो भी है वो लिस्ट है वो यहाँ शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ से क्या करना है, उसके बाद में जो कर्मचारी के बाद में जो उपरांत प्रोसीड करने पर प्रोफाइल के अंतर्गत इस तरह की जो स्क्रीन खुलेगी। अब जैसे यहाँ इस पर प्रोसीड करेंगे, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि क्लिक फॉर एप्लीकेशन, और यहाँ से प्रोसीड करेंगे, इसी पे आप क्लिक करेंगे एक्शन पे जाकर के। तो इस तरीके से एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स भेजी है वो यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें तो आपके यहाँ ऑलरेडी फीड की हुई आएगी, तो आपको उसमें सिर्फ चेक करना है। अगर कुछ चीज़ें फीड की हुई नहीं आती है तो आपको मैन्युअली DDO को अपनी जो भी एम्प्लॉय है उसकी सर्विस बुक को देख करके एक बार वेरीफाई करना है। जैसे इसमें सबसे पहले तो आएगा केस टाइप है तो पेंशन आ जाएगा, उसके बाद में स्टेट कैटेगरी सर्विस कैटेगरी जो भी वो आ जाएगी, उसमें अन्य एम्प्लॉय का नाम है, फादर का नाम है, डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय ने भरे थे वो सारे के सारे यहाँ शो हो जाएंगे। और जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, हाइट वगैरह है, और जो आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई एम्प्लॉय का है तो वो है, आधार नंबर है, पैन नंबर है, और जो जैसे वर्क चार्ज कर्मचारी है या नहीं है, रीएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, और कॉम्यूटेशन के लिए ऑप्ट किया है यस है तो यस है, और 33% है। ये सारी डिटेल्स आपको विशेषकर इसमें यहाँ जो देखेंगे आप तो डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये 3 जो डेट्स है वो आपको अच्छी तरह से सर्विस बुक से मिलान करके DDO को वेरीफाई करनी है। क्योंकि ये DDO को ही करना काम है, तो DDO इनको सर्विस बुक एम्प्लॉय की जो भी है उससे अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें। और यहाँ फिर सेव और प्रोसीड फॉर फैमिली डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। ये DDO के रोल को मैं आपको बता रहा हूँ कि DDO क्या काम करेंगे। तो जैसे ये एम्प्लॉय का जो डिटेल्स यहाँ आ जाएगी तो DDO को सर्विस बुक से ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह ये वो अच्छी तरह से मिलान करना है कि सर्विस है। अब जैसे शुरुआत में 2 साल का अगर प्रोबेशन भी है या पहले भी 2 साल बाद में स्थायीकरण होता था तो भी आपको जो सर्विस है वो शुरू से ही काउंट होगी। 2 साल बाद में काउंट करेंगे तो आगे फिर आपका जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं होगी। तो जिस दिन सर्विस लगी है वो उसी को आपको यहाँ से डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो सेलेक्ट करना है। फिर सेव फॉर और प्रोसीड फॉर फैमिली डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है नोट की कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि नेम यानी कि कार्मिक का जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट आदि की जो सूचना है वो सेवा पुस्तिका के अनुसार हो। अगर उसमें कुछ भी अंतर है तो यहाँ एक एडिट का भी ऑप्शन है, और अगर मान लो ज़्यादा अंतर है, कुछ गड़बड़ है, तो उस फॉर्म को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ जब से फॉर्म आएगा यहाँ रिजेक्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक बार आप डिटेल चेक करके अगर बहुत ज़्यादा अगर मिस्टेक्स है तो यहाँ से आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद में एम्प्लॉय दोबारा उसको सुधार करके भेजेगा आपके पास में। तो ये भी ऑप्शन है। अब यहाँ से वेरीफाई हो गई, सेटिस्फाइड हो गई कि सारी डिटेल सही है, तो आपको सेव एंड प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पे करना है। और यहाँ से जैसे प्रोफाइल के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा प्रविष्ट सूचना के आधार पर जांच करने के उपरांत सेव और प्रोसीड फॉर फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ फैमिली डिटेल्स शो हो जाएगी। जो कर्मचारी ने फैमिली डिटेल्स जो भरी थी और भरी क्या उसमें ज़्यादातर डिटेल्स है वो पे मैनेजर से वैसे ही आ जाएगी। कर्मचारी ने उसको ओके करके यहाँ भेजा है। अब आपको यहाँ चेक करना है कि एक तो जैसे कर्मचारी के जितने भी फैमिली मेम्बर्स है उनके नाम है, पे मैनेजर पे भी है, और दूसरा इसमें विशेष बात जो जैसे नॉमिनेशन का था पेंशन के लिए या ग्रेचुटी के लिए या अल्टरनेट नॉमिनेशन है, ये सारे इसमें
दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। जैसे कोई ना कोई, जैसे इसमें वाइफ को ग्रेजुएटी के लिए नॉमिनेट किया हुआ है, अल्टरनेट नॉमिनी भी इसमें जैसे एक सन को किया हुआ है, तो इस तरीके से सन या डॉटर जो भी है उनका अल्टरनेट नॉमिनी भी इसमें होना जरूरी है। ये एक बार चेक करने के बाद में अगर सारी चीज़ें सही है तो सेव एंड प्रोसीड फॉर जो सर्विस डिटेल्स है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज खुल जाएगा, उस पेज में एम्प्लॉय की जो सर्विस डिटेल्स होगी, अब जैसे इसमें फैमिली डिटेल्स के अंदर कर्मचारी द्वारा भरी गई सूचना को जांच करने के उपरांत सेव एंड प्रोसीड फॉर सर्विस डिटेल्स पर क्लिक करके इस तरह का जो स्क्रीन प्रदर्शित होगा। अब जिसमें एम्प्लॉय की जो सर्विस है, सर्विस कैटेगरी होगी कि स्टेट सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है या अन्य कोई भी है, वो इसमें जो भी लिस्ट है उसमें से वैसे ही जो एम्प्लॉय ने डिटेल्स भेजी उसके अनुसार यहाँ शो हो जाएगी। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो आप उसको करेक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। और सर्विस टाइप में परमानेंट है, टेम्परेरी वगैरह वो है। सर्विस पीरियड कब से कब है, तो जो भी ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वहाँ से लेकर के डेट ऑफ रिटायरमेंट तक है। और यहाँ टोटल जो सर्विस लेंथ है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की सर्विस एम्प्लॉय की हो रही है वो सारा इसमें शो हो जाएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, अगर गलत है तो उसको आप यहाँ से डिलीट करके दोबारा भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद में यहाँ से सेव एंड प्रोसीड फॉर लोन डिटेल्स पर क्लिक करना है। ये सर्विस डिटेल्स आपको सर्विस बुक से एक बार अच्छी तरह से चेक करके वेरीफाई करनी है, ये डीडीओ को करना है। उसके बाद में जैसे सर्विस के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्व में अन्य सरकार के अधीन की गई सेवा और राज्य सरकार के अधीन की सेवा का विवरण दर्ज किया जाएगा। अब इसमें विशेष बात ध्यान रखना है कि क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग दो ऑप्शन काम करेंगे। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि पेंशन योग्य, यानी वो सर्विस जिसकी पेंशन बनती है तो वो क्वालिफाइंग में आएगी, और कोई ऐसी सेवा है जो पेंशन योग्य नहीं है तो वो नॉन क्वालिफाइंग में आपको प्रदर्शित करना है। तो उसका विवरण है अलग अलग से होगा। तो सामान्य रूप से जो स्थायी कर्मचारी तो वो क्वालिफाइंग में आएंगे, फिर भी आप आश्वस्त हो जाएं, कंफर्म कर लें, उसके बाद इसको वेरीफाई करें। और उसके बाद में लोन और एडवांसेज पे आपको क्लिक करना है। तो कर्मचारी ने जो भी लोन लिए थे वो जैसे उन्होंने खुद भी अपने जो भी आईडी में शो किए थे वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और आपको चेक करके देखना है कि लोन लिया वो पूरा का पूरा लोन है वो रिकवर हो गया, भर गया हुआ नहीं हुआ। फिर दूसरा उसमें बैलेंस यानी कोई बकाया तो नहीं है, और बकाया के बाद में उसमें जो भी जो नोडी सर्टिफिकेट है वो भी है या नहीं है, तो वो भी एम्प्लॉय है वो अपलोड करेगा। तो वो आपको चेक करना है, वो आगे आ जाएगा कहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसमें आपके जो नोडी वाला भी आ जाएगा। अगर लोन नहीं है तो फिर उसमें कोई अलग इशू नहीं है, लोन है तो उसकी नोडी होना ज़रूरी है और यहाँ जीरो आना ज़रूरी है, यानी कि बकाया कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सेव और जो नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसमें और डिटेल्स दी हुई है कि अग्रिम जो एडवांसेज है, यानी कि जैसे होम लोन है, वाहन लोन है या कोई और है, तो सभी संबंधित जो भी प्रविष्टियाँ हैं एडवांस प्रकार का, जिसमें कोष कार्यालय या विभाग का नाम, स्वीकृत अग्रिम राशि कितनी ली गई है, चुकाई गई कितनी राशि है और शेष राशि कितनी है। अब शेष राशि जीरो होगी तभी नोडी मिलेगा, तो ये आप देख लें। और अदेयता प्रमाण पत्र यानी जो नोडी सर्टिफिकेट है वो उसके आधार पर प्रविष्टि की जाएगी और कैलकुलेशन से संबंधित जो स्क्रीन इस पर शो हो जाएगी। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ कैलकुलेशन होगा कि आपको कितनी जो पेंशन वगैरह है, कम्यूटेशन वगैरह कितना मिलेगा। इसमें अगर पहले के डाटा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह वो सारे सही है तो इसमें से आपको सबसे पहले तो बजट हेड सेलेक्ट करना है। तो जैसे सामान्य रूप से सिविल पेंशन ही आएगा, इसमें अन्य भी ऑप्शन जो आते हैं जैसे जेल का या सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह का जो भी है, तो सामान्य रूप से सिविल पेंशन कर्मचारियों को लागू होता है तो वही है। उसके बाद में पेंशन जो आप ईयर है वगैरह ये इसमें नहीं आएगा। ग्रेचुटी आप ईयर है वो जो भी सर्विस होगी वो इसमें आ जाएगी। और पेंशन रूल है जैसे किस टाइप का पेंशन कार्मिक है, तो अधिवार्षिकी है यानी पूरी सेवा कर रहा है तो उसको सुपरनिवेशन यानी अधिवार्षिकी पेंशन सेलेक्ट करना है। और अन्य कोई भी प्रकार की अगर पेंशन है जिसमें कुछ कम पेंशन मिलेगी या कुछ और कैटेगरी उसकी हो रही है तो यहाँ से आपकी पूरी लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको कर्मचारी का पे लेवल सेलेक्ट करना है। पे मैनेजर पे उसका पे लेवल है 11, 12, 8, 2 जो भी है वो सेलेक्ट करना है। और पे लेवल के अनुसार पे मैट्रिक्स है यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाएगी उसी पे लेवल सेलेक्ट करते ही। उसके बाद में यहाँ से आपको जो लिस्ट में से बेसिक सेलेक्ट करना है कि जो रिटायरमेंट के समय कार्मिक का बेसिक कितना है, मूल वेतन कितना है, वो यहाँ से उस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। एल जो भी लेवल होगा उसी के अंतर्गत इसी में जो पे मैट्रिक्स भी हो जाएगी और उसमें आपको बेसिक है वो आपको यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बेसिक सेलेक्ट करने के बाद में एवरेज पे वगैरह इसको खाली छोड़ दें या जीरो आ जाएगा। उसके बाद में पेंशन अमाउंट कितना होगा या फैमिली पेंशन कितनी होगी या इंट्रेंस पेंशन अमाउंट वगैरह कितना होगा, ये सारे जैसे आप यहाँ कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिटेल्स सारी शो हो जाएगी। जिसमें कम्यूटेशन डेट है वो इफेक्टिव डेट है वो हमेशा जिस दिन कार्मिक रिटायर्ड हो रहा है उसके अगले दिन आ जाएगी। जैसे मान लो 31 अक्टूबर को कार्मिक रिटायर्ड हो रहा है तो 1 नवंबर की जो डेट है इसमें यहाँ आनी जानी चाहिए। और उसमें अन्य कम्यूटेड अमाउंट है, कम्यूटेशन फैक्टर वगैरह है,
तो ये और सारा अकोमोडेशन जो वैल्यू है अकोमोडेशन की ये सारी आ जाएगी। ये कैलकुलेट करके आप एक बार वेरीफाई हो जाएं, कंफर्म कर लें कि इतना ही बनेगा उसका पेंशन वगैरह, और उसके बाद में सेव और प्रोसीड फॉर एड्रेस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको जो अगले पेज पे जैसे ही होंगे तो यहाँ कैलकुलेशन के पेज पे जैसे मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जो डिटेल्स आपको फीड करनी है, एक तो पे लेवल करना है, पे मैट्रिक्स करना है, बेसिक पे करनी है। इनकी पूर्ति करने के बाद कार्मिक का जो देय मासिक पेंशन राशि, पेंशन रूपांतरण राशि यानी कॉम्पुटेशन और ग्रेचुटी की राशि ऑटोमेटिक प्रदर्शित हो जाएगी। आपको कैलकुलेट जो डिटेल्स जो यहाँ से जैसे मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ, ये जो पे लेवल और ये पे मैट्रिक्स और बेसिक पे ये बनने के बाद में और ये बजट ऐड वगैरह ये बनने के बाद में बननी चीज़ें आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक इसमें से कैलकुलेट कर लेगा। आपको चेक करके और गणना जो भी आप उसको एक बार देख लें और सेव और प्रोसीड फॉर एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ एड्रेस की डिटेल्स जो एम्प्लॉय ने की थी वो यहाँ आप शो हो जाएगी। वो का वो एड्रेस है कंफर्म हो जाए तो उसके बाद में इसको सेव और नेक्स्ट फॉर डिपार्टमेंटल एड्रेस पे क्लिक करना है। तो डिपार्टमेंटल एड्रेस है वो जिस कार्यालय से कार्मिक रिटायर्ड हो रहा है वही एड्रेस आना चाहिए, तो वो यहाँ से हो जाएगा। आपको कंफर्म हो जाए कि एड्रेस सही है, उसके बाद में आपको प्रोसीड फॉर बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। और बैंक डिटेल्स एक बार आप पुनः वेरीफाई कर लें कि खास करके जैसे ये तो पहले तो एम्प्लॉय का जो ऑफिस एड्रेस है या डिपार्टमेंटल एड्रेस है, किस एड्रेस में एम्प्लॉय काम कर रहा है। उसके बाद में जो एम्प्लॉय की जो बैंक डिटेल्स है, अब बैंक डिटेल्स में इस तरीके से स्क्रीन जो शो होगी जिसमें ट्रेजरी का नाम आ जाएगा, सब ट्रेजरी अगर है तो नाम आ जाएगा उसका, उसके बाद में बैंक का नाम आ जाएगा और बैंक की ब्रांच का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएंगे। और यहाँ जो दो विटनेस के जो नाम उनके एड्रेस है और मोबाइल नंबर है ये होंगे। ये सारे अगर सही है तो उसको आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरी प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट सारे जो एम्प्लॉय ने अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे, यहाँ आप व्यू कर सकते हैं। और अगर उसमें से कोई डॉक्यूमेंट कम है तो आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक बार इनको सारे को जैसे यहाँ व्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो साइड में डॉक्यूमेंट है वो शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ लेफ्ट साइड में आपके सारे ऑप्शन हैं, अब जिस पे भी व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो उसके राइट साइड में वो डॉक्यूमेंट है वो शो हो जाएगा। इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना है। अब जैसे इसमें सर्विस बुक भी इसमें लिखा हुआ है और सेकंड विटनेस के साइन है, फर्स्ट विटनेस के साइन है। अब इसमें जैसे अब दो तरह के ऑप्शन है कि पहले तो सर्विस बुक अपलोड करते थे, उसके बाद में ऑप्शन आया था कि जो किसी भी लेखा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हुआ प्रमाण पत्र है जो सर्विस बुक को पूरी तरह से जांच करके अपना प्रमाण पत्र मोहर लगा के देते हैं तो वो भी अपलोड करते हैं। अब एक और जो नया नियम आज ही जारी हुआ है वो मैं आपको अगले एक वीडियो बना करके बता दूंगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि लेखाधिकारी का प्रमाण पत्र भी जरूरी नहीं है, तो वो अलग से आदेश है वो मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे इसमें सर्विस बुक अपलोड का ऑप्शन है तो यहाँ से कार्मिक की जो भी सर्विस बुक है वो अपलोड करनी है। ये मॉड्यूल भी अब जैसे अभी जारी हुआ है, हो सकता है 2 दिन बाद में इसमें कुछ बदलाव आ जाए, तो ये अपडेट होता रहता है। तो कई ऑप्शन जो कुछ दिन पहले थे वो अब नहीं है, तो इस तरीके से इसमें अपडेट होते रहते हैं। तो वो आप जब भी इस काम को करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि क्या चेंज हुआ है। उसके बाद में सेव एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना तो ये एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। और उसके बाद में जैसे डॉक्यूमेंट पे प्रदर्शित करेंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो साइड में डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। और जैसे यहाँ इसमें फोटो पे क्लिक किया हुआ तो फोटो साइड में शो हो रहा है, और जैसे साइन पे क्लिक करेंगे तो साइन यहाँ शो हो जाएंगे। और सारे एक बार चेक करने के बाद में फिर आपको यहाँ से सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कि प्लीज़ चेक द एंट्रीज फॉर फाइनल सबमिशन, यानी कि जो फाइनल सबमिशन के लिए सारी एंट्रीज आप एक बार चेक कर लें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद में ये जो प्रकरण है पूरा पेंशन विभाग के पास में जाएगा और उसमें अगर कोई कमी रहती है तो फिर आपके वापस उसमें ऑब्जेक्शन आएगा। और सारे आश्वस्त हो जाए उसके बाद में येस पे क्लिक करना है, और येस पे क्लिक करने के बाद में फाइनल सबमिशन के बाद में कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा जो घोषणा इसमें आ जाएगी, जिसमें ये लिखा हुआ आएगा कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सारे सही है और मैंने जांच लिए है। इस तरह का जो एक तरह से एक सर्टिफिकेट टाइप है वो डीडीओ है वो दे रहा है और अपनी सहमति दे रहा है कि ये सारी चीज़ें सही है। और ओके पे आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आगे के जो है जैसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा घोषणा के बॉक्स में यस पे क्लिक करेंगे तो जो भी इस तरीके जो है ये आएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यानी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। अब ये एप्लीकेशन जो भी पेंशन कार्यालय संबंधित है वहाँ पे चली जाएगी। अब पहले जो पेंशन कार्यालय को सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता था, अब जैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ कि किस पेंशन कार्यालय में सबमिट होगा। अब मैंने कल ही ये कोई प्रकरण इसमें
जो फॉरवर्ड किया तो उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें पहले से ही पेंशन कार्यालय है वो सिलेक्ट आ रहा है। तो ये कुछ ऑप्शन है वो चेंज होते रहते हैं, तो वो जब भी आप काम करेंगे उस समय ऑप्शन हो सकता है 1-2 आगे पीछे हो जाए। और इस स्क्रीन पे क्लोज बटन करने के बाद ये पूर्व कार्यालय अध्यक्ष को एक बार प्रकरण संबंधी समस्त प्रस्ताव प्रवर्तकों और प्रविष्टियों की जांच कर लेनी चाहिए। और इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है वो बता दिया। अब उसके बाद में आवेदन जो सफलतापूर्वक होने के बाद में रिपोर्ट्स जनरेट होगी, और रिपोर्ट्स में आपके सामने इस तरीके की रिपोर्ट्स है वो सारी जनरेट हो जाएगी। और डिजिटल साइन का जो प्रोसेस है वो आगे करना है। अब जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ जैसे इस तरह का जो है साइड में जो सारी डिटेल्स है ये इस तरीके से एम्प्लॉय की डॉक्यूमेंट्स है वो सारे शो हो जाएंगे। एचओडी के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ शो हो जाएंगे, यानी जो डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय ने भेजे थे वो सारे एचओडी पे आ गए हैं, वो शो हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से यस पे क्लिक करना है। जिस भी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे साइड में ये डॉक्यूमेंट है वो शो हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद में उसके बाद में जैसे ही आप ट्रेजरी पेंशन कार्यालय को फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद में दोबारा जब लॉगिन करेंगे तो उसमें आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी पेंशन प्रकरण भेजा है वो किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो उसमें से जाकर के आप स्टेटस में चेक करेंगे तो आपको जैसे ये एम्प्लॉय के लेवल से यहाँ भेजा हुआ है तो किस तारीख को भेजा हुआ फॉरवर्ड वो डेट आ जाएगी। उसके बाद में एचओडी की डेट आ जाएगी। उसके बाद में पेंशन कार्यालय को कब भेजा है वो आएगी। अब उस यहाँ से आप डॉक्यूमेंट जो भी आपने भेजे हैं वो सारी पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड का ऑप्शन भी है, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप किसी भी समय इसकी जो जांच कर सकते हैं कि वर्तमान में पेंशन प्रकरण क्या है। अगर वो ऑब्जेक्शन आता है तो भी आप जो भी डीडीओ लॉगिन है उसमें जाकर के आपको चेक करते रहना 2-4 दिन बाद में कि प्रकरण में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन है तो क्या ऑब्जेक्शन है उसके अनुसार उसका निराकरण करना है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और अगले जो वीडियो है उसमें मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बताऊँगा कि डीडीओ द्वारा किस तरीके से इसमें डिजिटल साइन होंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या प्रोसेस होगा, पूरा प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।